हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है ना। तो चलो दोस्तों, इस क्लास में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। दोस्तों, ये चैप्टर मेजरली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो हमने पहले चैप्टर्स कवर किए उसमें से मेजरली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट किए जाते थे, बट ये चैप्टर है ही थ्योरेटिकल, तो इसमें से क्वेश्चन भी दोस्तों थ्योरेटिकल ही आता है। अच्छा, और अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको जो एक सेपरेट क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें से जनरली 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का इस चैप्टर की वेटेज रहती है। बट अगेन वो वाला क्वेश्चन ऑप्शनल होता है ना। आप चाहो तो प्रैक्टिकल पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर उस केस में इस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए दोस्तों, तो फिर आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स खींच सकते हो, है ना। तो विद दैट पर्सपेक्टिव एक बार हम इस चैप्टर की भी तैयारी करना शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको चीजें बता दूंगा जो जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। चैप्टर दोस्तों थोड़ा सा लेंथी है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इस चैप्टर में डाल दिए गए हैं आपके लिए। मैं ट्राई करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं उनके मतलब, ताकि ना सिर्फ आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाओ, है ना, बल्कि आप एग्जाम्स के बाद जब एक अच्छे सीए बनो, आर्टिकलशिप में जाओ, स्टार्टअप फाइनेंसिंग में जाओ, खुद के बिजनेस रन करो, तब भी आपको इन सब चीजों का पता हो, तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे फाइनेंस प्रोफेशनल बन पाओ। क्लियर है? चलो चलो दोस्तों, विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, है ना। ये क्या बोलता है? फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। कि जैसे याद है हमने सीए लिमिटेड शुरू किया था, तब हमको एक फाइनेंसिंग डिसीजन लेना था कि हमें कितने करोड़ की कैपिटल चाहिए। 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए थी ना, और मैं इन्वेस्टर था, आपने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसा तो लगता है, तो पैसा पैसा करती है ना। तो हमें पैसा पैसा करना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस चलेगा। अच्छा, अब दोस्तों जैसे हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चैप्टर नंबर 7, उधर हमें जो पैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। प्रोजेक्ट्स हमारे हो सकता है 5 ईयर्स चले, 10 ईयर्स चले, देखा हमने। अच्छा, फिर दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा कि हमें जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, माने विद इन 1 ईयर अगर आपको उस फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है, करंट एसेट्स को फाइनेंस करने की जरूरत भी हमें पड़ सकती है, ठीक है। तो ऑन सिमिलर लाइंस हमने जो बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आईसीएआई ने आपके लिए 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिए हैं। एक है लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक है मीडियम टर्म, फिर एक है शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म है, एज द नेम सजेस्ट, काफी लंबे समय के लिए जो आपको पैसा चाहिए, यानी क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, एक गोइंग कंसर्न बिजनेस है। अगर हमने आज बिजनेस शुरू किया वो हमेशा चलता रहेगा, ये थोड़ी है कि कल हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं। अच्छा, तो फिर अगर एक बार ही आपने अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी दोस्तों, तो फिर तो वो लंबे समय तक चलती ही रहेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक चलेगी, तो उसको जो फाइनेंस करोगे दोस्तों, वो भी तो लंबे समय तक चलेगा, ताकि उस एसेट्स की आप प्रॉपर फाइनेंसिंग मेंटेन करते रहो, है ना। समझ आया फंडा? क्योंकि एसेट्स लॉन्ग टर्म तो उसकी फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है। तो दोस्तों आईसीएआई ने इस बकेट में क्या रखे हैं, जो 5 से 10 ईयर्स से भी एक्सीड करते हैं, यानी जो बहुत लंबे पीरियड के लिए हैं, एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। और ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज दोस्तों, जैसे कि आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गया, जो लंबे समय तक आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे, इनकी प्रोक्योरमेंट भी आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही करोगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, क्योंकि इक्विटी वंस इशूड इज इशूड, तो वो तो चलती ही रहेगी इक्विटी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। फिर हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी हम मान के चलते हैं एक लॉन्ग टर्म सोर्स है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट इशू कर दिया, जिसकी मेच्योरिटी लेट से 15 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, लंबे समय तक रहेगा, तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी मेन सोर्सेज की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाती है आपकी मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मीडियम टर्म मतलब जो ना ही लॉन्ग टर्म है और ना ही शॉर्ट टर्म है, यानी बीच बीच वाली, एवरेज वाली, है ना। तो ये कौन सी नीड्स हैं?
जो 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक है ना। तो यहां पे चाहिए तो लिख लो दिस इज एक्सीडिंग 5 या फिर 10 ईयर्स, दिस इज 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाते एग्जांपल्स, जैसे आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए, टूल्स होगी, डाइज होगी, जो बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं है, ये थोड़ी कि 10 साल 15 साल आपकी सेम टूल्स चली जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म भी नहीं है, करंट एसेट भी नहीं है, तो फिर ये मीडियम एसेट्स आ जाते हैं। तो इसकी फाइनेंसिंग हम मीडियम सोर्स टर्म सोर्सेज से कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आ गए अपने पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म यानी कि जो बिल्कुल ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए है दोस्तों, जैसे हमारे करंट एसेट्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, डेटर्स हो गए, तो ये कुछ एग्जांपल्स, इनको फाइनेंस करने के लिए दोस्तों हमें बिजनेस में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स चाहिए होती हैं। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है, इसकी फंडिंग कहां से करोगे, तो वो भी तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ही करोगे, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल चैप्टर में सीखा है। बाकी और जो डिटेल्स हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की, वो मैं इस चैप्टर में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जिसमें आप फाइनेंस करने की बात करते हो अपने करंट एसेट्स को, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हेल्प करता है, और इसका पीरियड जो है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में तीनों के पीरियड्स लिख लो, हो सकता है अगर आपको एमसीक्यू आ गया तो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। चल अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं आगे कि हम, ये तो व्हाट फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से है ना। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है तो लॉन्ग टर्म से पैसा उठा लो, मीडियम टर्म है तो मीडियम टर्म से उठाओ, और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म से उठाओ। बट दोस्तों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम बिजनेस की स्टेज के हिसाब से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें पैसा कहां से उठाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक अर्ली स्टेज है यानी हो सकता है अभी हमने स्टार्टअप ही किया है, नया नया बिजनेस अभी जस्ट शुरू किया है, बहुत अर्ली स्टेज है। तो अगर नया बिजनेस शुरू किया दोस्तों, इतने तो आप भी समझदार हो, कितना ज्यादा रिस्क होता है। हो सकता है कि आपका नया बिजनेस चले या ना चले, हो सकता है कि मार्केट आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, बहुत ऐसी चीजें हैं जिस वजह से सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, हाईली अनसर्टेन है। हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है फेल भी हो जाएं। तो इस केस में दोस्तों जो मेनली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं वो इक्विटी रहता है, क्योंकि कोई भी आपको डेट वगैरह नहीं देगा, अभी कोई उधार नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है इनकी अभी तो पेइंग कैपेबिलिटी ही नहीं होगी, कहां से इंटरेस्ट लाओगे, कहां से प्रिंसिपल रिपेमेंट्स करोगे। तो इस टाइम पे जो मेजर अपने पास इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो अपनी इक्विटी पोर्शन से ही आती हैं, ठीक है। मेनली दोस्तों एंजल फंड, है ना। एंजल फंड क्या होता है, कुछ टाइम रुको आपको समझा दूंगा अच्छे से, बट इक्विटी मेजरली यहाँ पे एंजल फाइनेंसर्स होते हैं, ठीक है। जस्ट एक बार आप ये रीड थ्रू कर जाना, इसमें रटने रटाने वाला इतना कुछ सिस्टम नहीं है। अच्छा, फिर दोस्तों अगर हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी, यानी हमारा बिजनेस चलना शुरू हुआ, ठीक है, मान के चलो पहले 100 दिन, है ना, 1 to 100 डेज, बहुत हाई अनसर्टेनिटी थी। फिर ग्रेटर देन 100 डेज, लेट्स से टू 500 डेज, इतना ज्यादा नहीं पीरियड लेते, 200 डेज ले लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, तो अगर हमने ये एक पीरियड क्रॉस कर लिया, पहले 100 दिन क्रॉस कर लिए, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस कुछ कुछ तो ठीक है, आप टिक पा रहे हो, मार्केट में चल रहा है कुछ काम आपका। अच्छा, फिर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, आपको अपना बिजनेस थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। उस केस में इक्विटी भी ऑप्शन है, एक वेंचर कैपिटल ऑप्शन है। सर ये वेंचर कैपिटल क्या होता है, थोड़ी देर रुको दोस्तों, वेंचर कैपिटल एक प्रॉपर सेपरेट टॉपिक है, आपको अच्छे से बताऊंगा वेंचर कैपिटल क्या है। फिर यहाँ पे आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा डेट भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी आपकी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। फिर आती है दोस्तों ग्रोथ स्टेज, जब आपका बिजनेस कंफर्म हो चुका है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, फिर आप आते हो ग्रोथ के पाथ पे, एकदम फटाफट आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है। तब आपकी अनसर्टेनिटी और कम हो गई, मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी हो गई, ठीक है। तो इस केस में मेजरली हम डेट से पैसा उठाना शुरू कर देंगे। याद है ना वो कैपिटल गियरिंग, कि जैसे ही स्पीड बढ़ी हम अपनी गियर भी आगे ले जाएंगे, फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा उठाएंगे,
लेवरेजेस करेंगे दोस्तों। लेवरेज याद है ना, फिक्स सोर्स ऑफ कैपिटल से पैसा उठाएंगे ताकि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट हो जाए, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको याद है, ठीक है। डेट हो गया मेजर, चाहिए तो यहां पे भी वेंचर कैपिटल आ सकती है या फिर एक प्राइवेट इक्विटी होती है। सर ये सब टर्म्स क्या हैं, हमने सुनी हुई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, आर्टिकलशिप में। ये टर्म्स हमें हो सकता है आपको काम करने को भी मिले, स्पेशली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या फिर जब आप पोस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, सीए बन जाओगे दोस्तों, तब आप अगर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, तब आपके पास ये सब प्रोफाइल्स ओपन रहती हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझते हैं अच्छे से, ये प्रोफाइल्स है क्या, इनका काम क्या है, इनका मतलब क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, एक स्टेबल स्टेज, मतलब जब आपका बिजनेस ओके ओके हो गया, सही चलना शुरू हो गया, स्टेबल हो गया बिजनेस, तब हम लो अनसर्टेनिटी में है, तब हम मेजरली पैसा डेट से उठाएंगे ताकि वही फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्सेट्रा के फायदे हमें होने शुरू हो जाए। समझ आया दोस्तों। तो ये छोटा सा टेबल, बट ये आपको कितनी सारी बातें बता गया, है ना। कितना ब्यूटीफुली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों, कब आपको किस सोर्स से पैसा उठाना है और क्यों उठाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस रिस्क कम हुआ, है ना, वैसे वैसे हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क देख रहे हो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी ले रहे हैं, यहाँ पे डेट से पैसा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर चाहिए तो लिख लो, बिजनेस रिस्क आपका जैसे जैसे कम हुआ, आपने अपना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाना शुरू कर दिया, डेट ज्यादा लेना शुरू कर दिया, ताकि दोस्तों आपका टोटल रिस्क मैनेजेबल रहे और रिटर्न्स मैक्सिमम हो। दोस्तों सीखा है ना ये लेवरेजेस चैप्टर में भी हमने, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब हम सीख के आए हैं। यहां पे उन सब चीजों को कोलैब करके बहुत ब्यूटीफुली मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगा। क्लियर है? चलो एक बार ये लिख लो पहले, फिर आगे चलें। लिखा आपने? आओ नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इसके बाद टॉपिक है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इक्विटी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, जस्ट इसको मैं क्विकली ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, है ना, ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है। देखा, पहले तो ये बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है। सर शुरू से करते आ रहे हैं, आपने पहली क्लास से भी बताया हुआ है, हर चैप्टर में हम इक्विटी यूज करते आ रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों इक्विटी का? सर इक्विटी का मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो हमारे कंपनी को ओन करते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है दोस्तों। अच्छा, बट मतलब क्या है? सर यही तो मतलब है। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। जब भी कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है ना, तो जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, या फिर वो पब्लिक इशू भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो तो आप देखते होंगे कि आईपीओस आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आते हैं कंपनीज के, जिसमें वो इक्विटी शेयर कैपिटल नॉर्मल जनता को, पब्लिक को इशू कर देते हैं, जिससे पब्लिक यानी कि हम जैसे लोग मालिक बन सकते हैं उन कंपनीज के। हाँ, मालिक बहुत छोटे 0.0000% अपने पास होल्डिंग होती है, बट स्टिल हमारे पास अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। हमारे पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं कि हम उस कंपनी में जाएं, उसकी एजीएम में जाएं, ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं, है ना, जाके वोटिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं। अच्छा, बट कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड है वो बिल्कुल लास्ट में जाती है। पहले डेट का इंटरेस्ट जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, और अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। इसीलिए इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की भी तो है, ये भी हमने सीखा था। अच्छा, फिर दोस्तों अगर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, हे भगवान कोई कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन में ना जाए, बट अगर गलती से चली गई तो सबसे बाद में पैसा भी इक्विटी वालों को ही मिलेगा। सबसे पहले डेट की पेमेंट होगी, फिर प्रेफरेंस की होगी, और बचा कुचा जो पैसा है वो इक्विटी में बांट दिया जाएगा, है ना। तो ये सब फीचर्स हैं हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल के। देखो, इट इज द सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। कोई इक्विटी के साथ हम रिडेम्पशन डेट थोड़ी लगा के भेजते हैं कि मान के चलो 5 साल बाद ना इक्विटी रिडीम कर देंगे, कुछ फिक्स नहीं होता।
जब इक्विटी इशू की तो वो इट्स इशूड फॉर ऑल, है ना। बहुत कभी कभी कंपनीज उसको बाय बैक कर लेती हैं, तब वो कम शेयर कैपिटल कम होती है, बट वो बहुत रेयर सिनेरियो है कि हम बाय बैक शेयर्स का करें। वरना अगर इक्विटी शेयर्स इशू हो गए तो वो परमानेंटली इशू हो गए, एक हमारे लिए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। क्लियर है? द होल्डर्स ऑफ सच शेयर कैपिटल इन कंपनी आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। दोस्तों अगर ऑर्डिनरी का मतलब कॉमन है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, तो जो बेसिक वाले शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है, हमें पता है, और ये हाईएस्ट रिस्क भी लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका डिविडेंड लास्ट में पे होगा, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो भी लास्ट में पेमेंट होगा, इनके पास हाईएस्ट रिस्क रहता है। ठीक है, फिर ये आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स आफ्टर द इनकम क्लेम्स ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये भी आपको पता है, इक्विटी डिविडेंड बिल्कुल लास्ट में आता है P&L स्टेटमेंट के, जब आप सबको पे कर चुके होगे। इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना, कि जब आप इक्विटी को पे करते हो डिविडेंड, दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पहले निकाल लेते हो, फिर बाद में जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी बचा, ये तो हम प्रॉफिट को बस डिवाइड कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट दें, कितना प्रॉफिट हम कंपनी के अंदर ही रखें, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। चैप्टर नंबर 8 दोस्तों, डिविडेंड डिसीजंस, याद आया आपको? तो उसमें यही तो हम डिसीजन लेते थे कि हमारे प्रॉफिट्स हो गए, है ना। अब इस प्रॉफिट्स का क्या किया जाए, कितने प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांट दें इतना फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कितने प्रॉफिट्स कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। फिर ये वाइंडिंग अप का भी बता दिया मैंने, जब वाइंडिंग अप होगा तो इनको बिल्कुल लास्ट में पेमेंट किया जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज हाईएस्ट। चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, आपसे ज्यादा किसको आता है? अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। हमने देखा था ना, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करके, तो जो उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं, उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए इक्विटी से, तो उस वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होता है। प्लस इसमें कुछ टैक्स शील्ड वगैरह भी तो नहीं मिलता, जो डिविडेंड जाएगा वो आफ्टर टैक्स जाएगा, तो कोई टैक्स शील्ड वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता है। फिर ये सिक्योरिटी देते हैं अदर सप्लायर ऑफ फंड्स। याद है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि नीचे इक्विटी का बेस पड़ा है, ठीक है, अब इसके ऊपर आप डेट रेज करो, बिल्डिंग खड़ी करो और अपना बिजनेस अच्छा चलाओ। दोस्तों डेट तो तभी मिलेगा ना अगर नीचे सिक्योरिटी पड़ी है इक्विटी वालों की, आपके पास एक अच्छा बेस है ना। तो वही चीज की बात यहाँ पे की गई है। फिर दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक बार क्विकली देख लें। द कंपनी हैज नो लायबिलिटी फॉर कैश आउटफ्लोज विद इट्स रिडेम्पशन। दोस्तों इनका रिडीम करना कोई जरूरी थोड़ी है, मन करेगा तो बायबैक करेंगे, वो भी रेयर सिनेरियो में, कुछ फिक्स नहीं होता। फिर इंक्रीजेस द कंपनीज फाइनेंशियल बेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड्स, कोई फिक्स नहीं है कि 10 रुपए डिविडेंड देना, 20 रुपए डिविडेंड देना है, वो तो हम चैप्टर नंबर 8 में जाके सीख के आए हैं कि कितना डिविडेंड पे करें, किस हिसाब से करें, तो उतना कर देंगे। कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है या फिर इतना डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है। फिर आपको अगर फर्दर कैपिटल चाहिए तो आप राइट इश्यू कर सकते हो। राइट इश्यू क्या होता है? राइट इश्यू का मतलब अगर बताऊं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको एक राइट देते हो, उनको एक हक देते हो कि अगर उनको हमारी कंपनी के और इक्विटी शेयर्स चाहिए तो कंपनी उनको और इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, जिससे कंपनी को फ्रेश कैपिटल मिल जाएगी और शेयर होल्डर्स को और शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको अकाउंट्स में पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी बारी राइट इशू बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में है नहीं। सीए फाइनल एएफएम में, फाइनेंस में आप राइट इश्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। क्लियर है? अच्छा, फिर इसके डिसएडवांटेजेस, जनरली ये रिस्कियर होते हैं क्योंकि डिविडेंड पेमेंट, कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा, नोबडी नोस, है ना। अगर आपने नए इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए तो हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। ईपीएस क्या था? अर्निंग्स बाय शेयर, है ना। अगर ये शेयर बढ़ गए और अर्निंग्स उतनी ही रही तो हमारा ईपीएस डाउन हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है। अच्छा, अगर आपने नए इक्विटी शेयर इशू किए फिर आपकी ओनरशिप भी कम हो जाएगी, है ना। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, नई इक्विटी नए लोगों को इशू कर दी,
तो जो इनकी ओनरशिप है वो तो कम होगी ना, क्योंकि अब ये भी जो है ओनर्स बन गए कंपनी के, इनके पास भी शेयर्स आ गए, तो ये भी ओनर्स बन गए, तो इनकी होल्डिंग हमारे पास कम हो जाएगी थोड़ी सी कंपैरेटिवली जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है, ओनरशिप कम होने की वजह से उनका कंट्रोल भी कम हो गया, क्योंकि अब नए बंदे आएंगे वो भी कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हमने कंप्लीट किया इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरली इसमें से क्वेश्चन वैसे नहीं आता है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आईसीआई को भी पता है ना। फिर आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोस्तों क्विकली खत्म करते हैं चीजों को, है ना। ये क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स हैं जिसमें कुछ फीचर्स इक्विटी के हैं, कुछ फीचर्स डेट के हैं। इक्विटी के फीचर्स जाने कि जिनको डिविडेंड जाएगा वो टैक्स के बाद जाएगा, कोई टैक्स शील्ड नहीं मिलता है, कैपिटल का पार्ट आती है। अच्छा, बट डेट के फीचर्स क्या हैं कि जो इसका रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है कई बार वो फिक्स रहता है कि हम इतना रेट देंगे, तो वो डेट का जैसे इंटरेस्ट फिक्स होता है वैसे ही इसका रेट फिक्स हो गया। अच्छा, फिर हो सकता है ये रिडीमेबल हो, जैसे हमारा डेट रिडीमेबल होता है ऐसे ही प्रेफरेंस हमारे शेयर्स रिडीमेबल होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीख क्या है, इसीलिए दोस्तों ये प्रेफरेंस को हम एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। कुछ एक फीचर्स इक्विटी के, कुछ एक फीचर्स डेट के, तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन गया। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स हैं जो प्रायोरिटी एंजॉय करते हैं डिविडेंड में भी, क्योंकि इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, है ना। पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, फिर इक्विटी डिविडेंड माइनस होगा। और ऐसे ही अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो पहले प्रेफरेंस वालों की पेमेंट होगी, इनके तो नाम में छुपा हुआ है प्रेफरेंस, है ना। तो इक्विटी से ऊपर इनको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड में भी, और वाइंडिंग अप होगी जब, तब इनकी कैपिटल भी पहले वापस की जाएगी। ठीक है, चलो फिर ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जैसे हमने पहले सीखा। ठीक है, पब्लिक इशू भी आप कर सकते हो, नॉर्मल जनता को इशू कर सकते हो। जनरली ये क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब कि अगर मान के चलो हमारे पास इस साल प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो अपने पास इस साल इतने पैसे नहीं है कि हम ना इनको डिविडेंड्स बांट सके, तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा, हमें नेक्स्ट ईयर दोनों सालों का डिविडेंड पे करना पड़ेगा। माने जो लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं पे किया था ना वो भी पे करना पड़ेगा, तो वो क्यूमुलेटिव हो गया। तो बेसिकली आपकी लायबिलिटी फिक्स हो गई, आपको तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, है ना। बट नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है कि अगर डिविडेंड दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर पिछले साल के डिविडेंड की तो बात मत ही करना, वो भूल जाओ। ठीक है, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है। क्लियर है? फिर इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है जनरली हायर रहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आपके ओनर्स, है ना। डिबेंचर्स क्या है, उसका तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। बट प्रेफरेंस के केस में थोड़ी सी लीनियंसी होती है, तो रिस्क ज्यादा है, इसीलिए डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस भी शेयर होल्डर की ज्यादा रहती है। फिर ये आप रिडीम कर सकते हो मैच्योरिटी पे अगर रिडीमेबल वाले हैं, है ना। हाइब्रिड फॉर्म है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ एक इक्विटी है, कुछ एक डेट है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस दोस्तों, नो डाइल्यूशन इन ईपीएस, क्योंकि ईपीएस निकालने के लिए हम सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स लेते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स जब लेते ही नहीं है तो उसकी वजह से डाइल्यूशन भी नहीं होता, है ना। फिर आपको लेवरेज मिल जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड चार्ज है। चैप्टर नंबर 6 दोस्तों लेवरेजेस, आपसे ज्यादा ये लाइन को कौन समझ सकता है ना। अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया, है ना, मान के चलो किसी वजह से नहीं पे किया, तो आपकी लिक्विडिटी नहीं हो सकती। देखना डेट के केस में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ सकता है, इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है, कंपनी लिक्विड हो सकती है। बट अगर दोस्तों प्रेफरेंस का मान के चलो किसी वजह से नहीं करते हो, तो फिर वो लिक्विडिटी में तो फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है, कैपिटल है इनकी। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप फोर्स नहीं कर सकते कंपनी बंद करो, चलो ये काम ये लोग नहीं कर सकते, है ना। फिर आगे है नो रिस्क ऑफ टेक ओवर, है ना, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से कोई कंपनी का आपका टेक ओवर नहीं कर सकता। और इनका डिविडेंड फिक्स रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है, जनरली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, तो वो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। चलो डिसएडवांटेजेस, टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई भी टैक्स शील्ड नहीं मिलती है, कॉस्टली होते हैं देन द कॉस्ट ऑफ डेट, मेजर रीजन तो यही है, एक तो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, दूसरा इसका डिविडेंड का रेट भी ज्यादा होता है डेट के इंटरेस्ट रेट से, है ना।
फिर जनरली क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर दोस्तों इसके टाइप्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, हमें समझ आ गया, ठीक है। रिडीमेबल, जो आप रिडीम कर दोगे जैसे उनकी मैच्योरिटी डेट आएगी। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है कि मान के चलो आपने पहले प्रेफरेंस को पे किया, फिर इक्विटी को पे किया, अगर कुछ बहुत ज्यादा सरप्लस फिर भी बचा है ना, तो अगर उस सरप्लस में प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेफरेंस वाले दोबारा से हिस्सा ले सकते हैं, तो वो बन जाएंगे पार्टिसिपेटिंग। और अगर जो बचा कुचा सिर्फ इक्विटी वालों का है तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे। जनरली हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले ही होते हैं। फिर कन्वर्टिबल हो गए, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों ये भी हमने सीखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, है ना। चलो फिर आ जाओ दोस्तों डिबेंचर्स पे। ये भी आपको पता है डिबेंचर्स क्या होता है। डिफरेंट डिनोमिनेशंस में इशू हो सकते हैं, 100 रुपए से 1000 रुपीज के बीच में। जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन होती है दोस्तों, जिसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रिडेम्पशन कब होगी, कैसे होगी, कितने में होगी, तो सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। मैच्योरिटी दोस्तों जनरली इसकी 3 to 10 ईयर्स रहती है, फिक्स नहीं है दोस्तों। 50 ईयर्स के भी इशू कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जनरली बस ये बताया 3 to 10 ईयर्स होती है, ठीक है। सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब दोस्तों कि हमने कोई एसेट्स इनके अगेंस्ट हाइपोथिकेट या प्लेज किए हुए हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो हो सकता है कि इनकी ट्रेडिंग हो रही हो, है ना, शेयर मार्केट पे लिस्टेड हो, तो आप जब मर्जी जाके इनको डिबेंचर्स को ट्रेड कर सकते हो, बट ये अनलिस्टेड भी हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों इनकी लो रहती है, ये तो हमने ऑलरेडी समझा, है ना। और इनका इंटरेस्ट हमेशा हमें पे करना ही है, चाहे आपके प्रॉफिट्स हो या नहीं हो। ये एक सरदर्द है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, हो सकता है आपको हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर कैश फ्लोज, है ना। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस, कॉस्ट मच लोअर रहता है, हमें ऑलरेडी समझ आया। इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ है, क्यों? क्योंकि एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट होना ही होना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होने ही होने हैं, तो फिर ये थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है। डज नॉट रिजल्ट इन डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अगर आप किसी को वोटिंग राइट्स ही नहीं दे रहे हो, ये कौन सा मालिक है हमारी कंपनी के, है ना, ये तो लोन लिया है, डेट उठाया है, तो उसकी वजह से कंट्रोल हमारा डाइल्यूट नहीं होता है। कंट्रोल इक्विटी वालों के पास है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अगर राइजिंग प्राइसेस हैं तो डिबेंचर इशू इज एडवांटेजियस, ठीक है। ये आप ना फाइनल में बहुत अच्छे से पढ़ते हो टॉपिक कि अगर रेट बढ़ रहे हैं डिबेंचर इशू कैसे एडवांटेजेस है, ठीक है। इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ये फाइनल के लिए आप छोड़ दो, है ना। चलो डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्लिगेटरी पेमेंट, सरदर्द है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा चाहे आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं है। द प्रोटेक्टिव कॉन्वेंस एसोसिएटेड विद डिबेंचर मे बी रिस्ट्रिक्टिव, कई बार ना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है डिबेंचर्स की बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, कि मान के चलो आप इस प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि डिबेंचर्स वालों को क्या है, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे पैसे आ जाएं और सेफली आ जाएं, तो कई बार वो कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि कंपनी कुछ कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आ गया फाइनेंशियल रिस्क। दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप डिबेंचर्स लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क दोस्तों बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि अगर आपको पब्लिक इश्यू करना है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी करना है, पब्लिक इश्यू नॉर्मल जनता को बुलाया, ये लो डिबेंचर्स बन रहे हैं, जिस जिसको चाहिए ले लो। प्राइवेट प्लेसमेंट हम सिर्फ अपने बंदों को फोन करते हैं प्राइवेटली कि भाई तुझे डिबेंचर्स दे रहा हूं ले ले, है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप चाहिए तो पब्लिक इश्यू कर रहे हो, जनता को बुला रहे हो, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में हमें अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल, उससे अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाना बहुत जरूरी है। फिर ये क्रेडिट रेटिंग एटसेट्रा क्या होता है, चाहिए तो आप एक बार गूगल कर लेना, है ना। एग्जामिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बट ये फाइनल में भी आपको ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एएफएम में तो दोस्तों फाइनेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका, फाइनल में हम बहुत कुछ इसके ऊपर सीखते हैं, ठीक है। फिर ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, उनके फीचर्स, एक तो है बेयरर। बेयरर का मतलब क्या, जैसे अगर ये डिबेंचर है, ठीक है, अगर ये बेयरर डिबेंचर है
तो जिसके पास भी ये डिबेंचर का पेपर होगा ना, ये कागज होगा, वही डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। मतलब इस पे कोई नाम वाम नहीं लिखा होता कि मैं ओनर हूं, है ना। अगर मान के चलो ये आप छीन के आप मुझसे ले गए, तो आप दोस्तों ओनर बन जाओगे, तो आपको इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं, लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना, समझना। रजिस्टर्ड दोस्तों, कंपनी ने ना अपनी बुक्स में लिखा होता है कि मान के चलो मैं ओनर हूं, तो सिर्फ इंटरेस्ट मुझे ही मिलेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको मिलेगा। ठीक है। मॉर्टगेज जो सिक्योर्ड होते हैं, नेकेड और सिंपल क्या है, जो अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है, चैप्टर नंबर 4 हम करके आए हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या है दोस्तों, बॉन्ड्स भी डिबेंचर जैसे ही होते हैं, डेट जैसे ही होते हैं, बट बॉन्ड्स हम कई बार सेपरेट वर्ड यूज कर लेते हैं जब हमें कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड करने होते हैं। देखना एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। अच्छा, बॉन्ड्स क्या है, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, डेट भी तो वैसे ही था, है ना। इसको आप पब्लिक इश्यू भी कर सकते हो या प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। समझ आया। अच्छा दोस्तों, दो फीचर्स होते हैं, कॉलेबल और पुटेबल। पहले तो इनका मतलब समझते हैं, आओ। चाहिए तो एक बार कॉपी पे हेडर बना लो। चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कैसे रहता है, दो पार्टीज, एक तो कंपनी, ठीक है, एक है इन्वेस्टर। ठीक है, ये हो गया अपना इन्वेस्टर भाई साहब। अच्छा, अब जनरली क्या होता है, कंपनी ने इसको बॉन्ड इशू किए, इसने कंपनी को पैसा दिया, तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मान के चलो जो इसने इसको बॉन्ड इशू किए वो 10 इयर्स के थे। ठीक है, 10 साल वाले हमने बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब क्या होता है, एक ना कॉल ऑप्शन होती है। कॉल ऑप्शन यानी कि फोन घुमाओ। अच्छा, कंपनी क्या करेगी, इनको कॉल करेगी, कॉल ऑप्शन। तो उसमें क्या करेगी दोस्तों, कंपनी कॉल करके इसको बोलेगी, हे बॉन्ड होल्डर, हे इन्वेस्टर, वैसे तो मैंने तुझे बॉन्ड्स 10 साल के लिए बोला था कि 10 साल बाद में रिडीम करूंगी, बट मुझे ना पैसे मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, है ना, वॉट एवर द रीजन इज। हम क्या बोलेंगे, एक काम करो, तुम आज ही मुझसे पैसे उठा लो, मान के चलो 6 साल बाद। कभी भी एक्सरसाइज कर सकती है, अगर कॉल ऑप्शन है तो कंपनी का जब मन चाहे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इसको फोन लगाए और 6 साल बाद ही यहां पे डिबेंचर्स हमारे रिडीम कर दे। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन किसके पास है, कंपनी के पास है। ठीक है, कंपनी कॉल करके रिडीम कर सकती है। अच्छा, बट फिर ऐसे दोस्तों इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि ये वन साइडेड थोड़ी ऑप्शन हो सकती है, हमें भी ऑप्शन दो। तो कंपनी ने फिर इन्वेस्टर्स को भी ऑप्शन दी कि अगर आपका मन चाहे तो आप कभी भी ये बॉन्ड्स पुट बोलते हैं, फिर इसको पुट ऑप्शन, कभी भी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और कंपनी को बोलेंगे कि इन बॉन्ड्स को रिडीम करो और मुझे मेरे पैसे वापस करो, है ना। तो इसके पास इस केस में इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है टू रिडीम। मान के चलो ये 4 इयर्स बाद इन्होंने एक्सरसाइज किया, है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑब्वियसली, है ना। या तो कंपनी बोलेगी कि आओ मैं रिडीम करने लगी हूं, या इन्वेस्टर बोलेगा मेरे रिडीम करके दो, है ना। तो अगर एज से पहले कुछ भी ये हरकतें होती हैं, तो अगर वो बॉन्ड में ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, तो कंपनी कभी भी बुला सकती है इन्वेस्टर को कि ये पकड़ो पैसे और बॉन्ड वापस करो, या फिर इन्वेस्टर कंपनी के पास जा सकता है कि ये पकड़ो बॉन्ड, ठीक है, और मुझे मेरे पैसे वापस दो। दोस्तों एक बार ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छे से आप देखना, आप याद रखोगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। एक बार ड्रॉ कर लो। चलिए अब आगे आओ। तो कॉलेबल बॉन्ड्स क्या हैं,
जिसमें इश्यूअर के पास राइट है टू रिडीम। इश्यूअर कौन है दोस्तों? कंपनी। कंपनी के पास राइट है, मर्जी है उसकी, चाहिए तो पहले कर सकती है वो कॉल करके बुला ले इन्वेस्टर को, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है ये। मैंडेटरी तो 10 सालों पे होगा ना, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अभी ये ऑप्शन है, ठीक है। बिफोर मैच्योरिटी किस रेट पे होगा ये? कॉल प्राइस, है ना। तो जिस रेट के ऊपर आप वो बॉन्ड्स रिडीम करोगे, कॉल प्राइस बोला जाता है उसको, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टर के पास एक पुट ऑप्शन है ना। इन्वेस्टर आएंगे, कंपनी को बोलेंगे ये लो बॉन्ड्स उठाओ और मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो वो एक पुट ऑप्शन वो भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स। अब दोस्तों कुछ एक ना बॉन्ड्स की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे नेम ऑफ बॉन्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली ICAI की बुक में भी है, तो इसमें मैंने कुछ ऐसे छाड़खाड़ नहीं की है, जैसे भी ICAI का कंटेंट है वही रखा है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, है ना। जितने पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, सब ICAI के हैं, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ICAI पढ़ाती है मैं भी आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ICAI के एग्जाम्स क्लियर अच्छे से हो पाए। अच्छा दोस्तों, एक है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, नाम क्या है? FCCB। फॉरेन करेंसी क्या होता है? जैसे हम अब आज इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया से बाहर वाली करेंसी, फॉर एग्जांपल US डॉलर्स, है ना। तो US डॉलर्स क्या है? एक फॉरेन करेंसी है, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे आप US डॉलर्स के बॉन्ड्स इश्यू करते हो, है ना, USD टर्म्स में करते हो, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, है ना। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, USD बॉन्ड्स फॉर इंडियन कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ना फॉरेन करेंसी मिल जाती है, क्योंकि जब आपने USD में बॉन्ड्स इश्यू करे तो आपको इन्वेस्टर्स ने USD में पे किया होगा, तो आपके पास अमेरिकन डॉलर्स बॉन्ड्स इश्यू करने पे मिल जाते हैं और बहुत सस्ते पे मिल जाते हैं, है ना। फॉरेन करेंसी मिल जाती है, इनका इंटरेस्ट रेट भी लो होता है, क्योंकि अमेरिका में जब आपने बॉन्ड्स इश्यू करे तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कम है, 4% 5% है, इंडिया का 7-8% है ना। तो उधर इंटरेस्ट रेट भी लो है, तो इसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और फॉरेन करेंसी भी आपको सस्ते में मिल जाती है, ठीक है। बट ये आपको बॉन्ड्स रिडीम तो करने ही पड़ेंगे, ये तो नॉर्मली फीचर है, सब में ही होता है ना। बॉन्ड्स इश्यू करे तो रिडीम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब रिडीम करोगे फिर से आपको USD में रीपेमेंट उनका करना पड़ेगा, तो वो तो बात की बात है। बट आज के दिन तो हमें फॉरेन करेंसी सस्ते में मिल गई, ठीक है दोस्तों। ऐसे ICAI में 3 ही पॉइंट्स हैं, है ना, तो आप बस इसका नाम पढ़ोगे। मेजरली अगर ये 3 पॉइंट्स आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक जनरल रीडिंग लेके चले जाना। अब एग्जाम में हो सकता है कि आपसे किसी के बारे में भी पूछ ले, है ना, तो अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। फिर एक आ गया प्लेन वनीला बॉन्ड, है ना। प्लेन वनीला बॉन्ड क्या है? सिंपल वनीला, मतलब सिंपल आइसक्रीम नहीं होती, वनीला आइसक्रीम, जिसमें कुछ एक फीचर्स ही नहीं है, नॉर्मल सी प्लेन सी है, बस सिंपल दूध से का टेस्ट होता है ना। तो वही वनीला है कि जिसमें कुछ एक फीचर्स नहीं है, कोई कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फलाना ढिमकाना, ये वो कुछ नहीं है इसमें, है ना। सिर्फ आप इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो और इंटरेस्ट देते हो। तो जो नॉर्मल डेट है उसमें भी तो यही करते हैं, जिसमें कुछ भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ना ही कॉल ऑप्शन है, ना ही पुट ऑप्शन है, सिंपल सा बॉन्ड है, ठीक है। ये आप एक डिस्काउंटेड बॉन्ड के इश्यू में भी इश्यू कर सकते हो, या कूपन बेयरिंग बॉन्ड। डिस्काउंटिंग बोर्ड क्या होता है दोस्तों, पता है ना आपको? बिल्कुल, जीरो कूपन बॉन्ड ZCB, है ना, या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, वॉटेवर बोल लो, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कूपन बेयरिंग बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, है ना। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, सिंपल, दोनों तरीके के हो सकते हैं, प्लेन वनीला बॉन्ड्स, क्लियर है। फिर क्या है? कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, FRN, है ना। तो इससे बना FRN और ये कन्वर्टिबल है, ठीक है। ये क्या है? एक लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर है। सर क्या मतलब है? देखना, कन्वर्टिबल FRN में जो होल्डर है, होल्डर कौन है? इन्वेस्टर, है ना। चलिए तो यहां पे लिखो पहले, होल्डर जो इन्वेस्टर है, जिसके पास बॉन्ड्स हैं, उसके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी पे विद स्पेसिफाइड कूपन। तो
तो अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट नोट है, पहले तो ये फ्लोटिंग रेट का मतलब बताओ। देखना दोस्तों, हमारे पास जो है बॉन्ड्स है ना, मेजरली 3 तरह के लिख लें चलो। एक तो वो जिसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, नो इंटरेस्ट। इसकी एग्जांपल दोस्तों जैसे ZCB है ना, जीरो कूपन बॉन्ड, हम आज ही सस्ते में इशू कर देंगे और मैच्योरिटी पे इसको फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, है ना। इसके बारे में हम दोबारा भी पढ़ेंगे वैसे। अच्छा, फिर एक आ गया फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट मतलब जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो कि 8% डेट है, तो 8% फिक्स हो गया, हम हमेशा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। एक है दोस्तों फ्लोटिंग रेट। अब ये फ्लोटिंग रेट क्या चीज है? जिसमें हमारा रेट फ्लोट कर रहा है। सर रेट तैर रहा है हमारा, पानी गिर गया रेट के ऊपर, समुद्र में चला गया रेट हमारा? नहीं दोस्तों, फ्लोटिंग का मतलब कि वो रेट चेंज होता रहता है। मान के चलो हमने एक ऐसा डेट इश्यू किया जो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इन्फ्लेशन रेट प्लस 3%, है ना। तो ये रेट हमारा फ्लोट कर रहा है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा या गिरेगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल 5% इन्फ्लेशन प्लस 3%, तो इस केस में तो 8% इंटरेस्ट होगा। बट अगर कल को इन्फ्लेशन बढ़ के 6% हो गई तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 9% हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखोगे रेट फिक्स नहीं है, रेट फ्लोट कर रहा है किसी फैक्टर के ऊपर। इन्फ्लेशन हो सकता है, कोई और इंडेक्स हो सकता है। तो अगर किसी इंडेक्स के बेसिस पे हमारा रेट फ्लोट कर रहा है तो वह फ्लोटिंग रेट हो गया। ठीक है, चल एक बार पहले ये डायग्राम सा बना लो। देखना आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर होके यहां से निकलेंगे। बना लो। चलिए अब आगे देखना। तो अपने पास क्या है अभी के लिए, एक कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट। तो समझ आया फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है? मतलब अभी के लिए जो हमारे पास बॉन्ड है वो उसका रेट फ्लोट कर रहा है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। बट यहां पे हमारे पास कन्वर्टिबल ऑप्शन है। तो ये कन्वर्टिबल का क्या मतलब है, हम इस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन है कि हम इसको कन्वर्ट करके एक स्पेसिफाइड कूपन यानी कि फिक्स रेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो अगर हमारा भी इंटरेस्ट रेट तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, हम उसको कन्वर्ट करके एक फिक्स रेट बॉन्ड में ले आए कि सिर्फ उतने ही परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। समझ आया? तो अगर मान के चलो अभी आप यहां पे हो, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। बट सर ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे? देखना, अगर तो जैसे ये सिनेरियो है ना, 8 से 9% हो गया, बढ़ रहा है, तो फिर इस केस में तो आप यहीं पे रहोगे, आप खुश हो रहे हो, है ना, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यू आर हैप्पी हैप्पी। बट उल्टा भी तो हो सकता है दोस्तों। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन रह गया सिर्फ 3%, है ना, प्लस 3% करके आपको सिर्फ 6% मिला, ठीक है, और अगले साल आपको लग रहा है इन्फ्लेशन सिर्फ 2% रह जाएगा, प्लस 3% करके हमारे पास 5% रह जाएगा टोटल। तो फिर इस केस में तो आप रोने लग जाओगे, आपको लगेगा कि ये तो नुकसान हो गया फ्लोटिंग में आके, है ना, 6% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, जबकि इन वालों को तो 8% मिल रहा है। तो फिर दोस्तों आप इस टाइम पे अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करो, है ना। आप जाओ कंपनी के पास, आप बोलो मेरा ये वाला फ्लोटिंग रेट है ना FRN, आप कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करके उसको बना दो एक फिक्स्ड रेट, ताकि आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट अब मिलना शुरू हो जाए, है ना। तो यहां पे 6% है, 5% मिल रहा था, यहां पे अब 8% मिल रहा है, तो हम हो गए हैप्पी हैप्पी खुश। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है ताकि हम अपनी चीजों को कन्वर्ट कर पाए, है ना। इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन है। समझ आया अब अच्छे से? कन्वर्टिबल का क्या मतलब,
आप इसको इधर कन्वर्ट कर सकते हो। FRN, अभी तो ये फ्लोट कर रहा है रेट, बट आप कन्वर्ट करके एक फिक्स रेट में आ सकते हो। ठीक है, कब आप ये एक्सरसाइज करोगे? जब हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है और हमें यहां पे लग रहा है कि नुकसान होगा, तो हम फिर इधर से हम इधर आ जाएंगे। समझ आया अच्छे से? चलो एक बार ये ड्रॉ कर लो, फिर आपको बुक में जाके समझाता हूं। ड्रॉ कर लो दोस्तों, है ना। अगर मैं इस चैप्टर पे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आपने चीजें इतनी अच्छे से समझ ली ना, देखना आपको रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, है ना। तो ये हो गया कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट्स प्रोटेक्ट्स एन इन्वेस्टर अगेंस्ट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है तब ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है हमने ऑलरेडी समझ लिया, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं फिक्स रेट में, है ना, मजा आएगा। फिर ये जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है इसको आप बेच सकते हो मार्केट में और प्रॉफिट ले सकते हो, है ना। तो एक बार आपने कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म में ले आए, फिर आप उसका जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल टू FRN, है ना। तो ये एक कंडीशन है इसकी, ये भी एक फीचर है कि अगर आपने यहाँ पे बेचा मार्केट में और आपको कुछ एक कैपिटल गेन हुआ, ये वाला प्रॉफिट हुआ, है ना, तो इस प्रॉफिट के ऊपर अपने को कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। समझ आया? चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड क्या बोलता है, देखना। तो यहां पे तो अपने पास एक ऑप्शन थी, ठीक है, कन्वर्टिबल वाली में। ये क्या है? एक कन्वर्टिबल FRN, ठीक है। उसमें ऑप्शन होती है, इन्वेस्टर के पास चाहिए तो कन्वर्ट कर ले वरना ना करे, ठीक है। बट दोस्तों एक और हमारे पास ड्रॉप लॉक बॉन्ड है। ड्रॉप का क्या मतलब है? कुछ चीज गिर रही है, हमने उसको गिरने से लॉक लगा दिया, उसको रोक दिया कि अब वो गिरे ना। यानी मान के चलो हमारे पास ड्रॉप लॉक बॉन्ड है ना। अच्छा, उसका एक फीचर है, अगर इंटरेस्ट रेट 6% या 6% से कम हुआ, जैसे ही 6% या 6% से कम हुआ, ये बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनटू अ फिक्स्ड रेट। जैसे मान के चलो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है, मान के चलो 4+3%, तो अपने को 7% मिल रहा है। अभी ये क्या कन्वर्ट हो सकता है? नहीं कन्वर्ट होगा। बट जैसे ही मान के चलो इन्फ्लेशन कम होकर 3% रहा, तो ये 6% हो गया। अब ये दोस्तों आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ फिक्स्ड रेट, और ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो गई, ऑप्शन नहीं है। जैसे ही 6% इंटरेस्ट रेट हिट हुआ, ये ऑटोमेटिकली कंपनी आपका कन्वर्ट कर देगी, है ना। फायदा तो है इन्वेस्टर को, डेफिनेटली है, बट ऑप्शन नहीं है, कंपनी ये ऑटोमेटिकली चीज आपकी कर देगी, ठीक है। तो ये अगर ऐसा फीचर है कि जिसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रही है, तो वो अपना बन जाएगा एक ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ठीक है। कि जैसे ये ड्रॉप हो रही थी चीजें, हमने उसको लॉक लगा दिया, अब बस इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता, हमने उसको एक फिक्स रेट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? चलो एक बार ये भी डायग्राम बना लो, देखना चीजें आपको कितने अच्छे से समझ आएंगी। चले अब आगे आओ। तो ड्रॉप लॉक बॉन्ड ये एक शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर है, देखना। फ्लोटिंग रेट नोट है विद द नॉर्मल फ्लोटिंग रेट, तो वो तो हमने पहले समझ आया कि नॉर्मल फ्लोट हो रहा था, बट ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिक्स्ड रेट बॉन्ड इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो अ प्री डिटरमिन्ड लेवल। तो जैसे हमने बोला अगर 6% से या 6% से नीचे गया, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो चाहिए तो यहां पे भी हाईलाइट कर लो, इधर अपने पास ऑप्शन है, इधर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है। क्लियर है? अच्छा, द न्यू फिक्स रेट स्टेज टिल द ड्रॉप लॉक बॉन्ड रीचेज इट्स मैच्योरिटी। अब दोबारा आप फ्लोटिंग में नहीं आ सकते, एक बार फिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो जब तक वो मैच्योरिटी नहीं होती, फिक्स रेट आपका फिक्स ही रहता है। समझ आया? चलो
अब दोस्तों आओ वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस। ये क्या है? ये भी एक नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट है, नॉमिनल मैच्योरिटी, ठीक है। नॉमिनल का मतलब मैच्योरिटी हो रही है इसकी फेस वैल्यू के ऊपर ही, ठीक है। द होल्डर ऑफ द फ्लोटिंग रेट नोट कैन सेल द ऑब्लिगेशन बैक टू द ट्रस्टी एट पार प्लस accrued interest. It gives an investor an option to exit, so it is more liquid than normal FRN. Variable rate. अच्छा, देखना ये क्या बोल रहा है बॉन्ड। ये बोल रहा है कि मैं भी एक नॉर्मल ही आपके जैसा हूं, जिसमें मान के चलो 4 + 3% 7% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, है ना। अच्छा, कह रहा है इसमें क्या स्पेशल है? इसमें हम ये जो बॉन्ड है ना, इसको सेल कर सकते हैं ट्रस्टीज को, जिन्होंने डेट्स वगैरह इशू करे थे उनको सेल कर सकते हैं कि आप ये बॉन्ड हमसे खरीद लो। कितने पे खरीदोगे? इसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, है ना। पार वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो इस रेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो? एक हिसाब का पुट ऑप्शन ही हो गया कि हम बोल रहे हैं ट्रस्टीज को, हे ट्रस्टीज, ये डेट है मेरे पास, फ्लोटिंग रेट नोट है, इसको आप उठा लो, है ना। कितने में उठाओगे? पार वैल्यू और एक्रूड इंटरेस्ट पे। तो दोस्तों ये हमेशा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है ना। हम जब मर्जी चाहें इसको कन्वर्ट कर दें कैश में, ठीक है। अपने पास क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे कन्वर्ट होकर कैश आएगा, क्योंकि हमने बॉन्ड्स सेल आउट कर दिया इस रेट पे, तो इतना कैश आ जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा लिक्विड है। ये क्या बन गया हमारे पास? वेरिएबल डिमांड ऑब्लिगेशंस। क्लियर है? चलो एक बार ये भी ड्रॉ कर लो। इसमें दोस्तों कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा, है ना। ये हम सेलिंग कर रहे हैं, ये बॉन्ड्स बेच दिया ट्रस्टीज को। क्लियर है? चलें अब आगे, आओ। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। फिर एक है यील्ड कर्व नोट, YCN शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है। यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस और यील्ड डिक्रीजेस व्हेन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। सर इसका क्या मतलब है? ये ना अगेन आपको फाइनल में तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। यील्ड का मतलब तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टर को टोटल कमाई कितनी हो रही है ना। इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, उसकी वजह से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है, एक बार क्विकली आपको बता देता हूं। देखना, अगर मान के चलो आज के दिन इंटरेस्ट रेट कितना है और प्राइस कितना है, ठीक है। एग्जांपल, आज के दिन इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 5% चल रहा है और रेट चल रहा है इसका 1050 रुपए, ठीक है। दोस्तों अब इंटरेस्ट रेट और प्राइस में ना इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कल को 6% हुआ तो प्राइस गिर के 1020 रुपए रह जाएगा, और अगर ये 4% हुआ तो प्राइस गिर के 1080 रुपए रह जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच क्या है? इनवर्स रिलेशन। सर ये कैसे वर्क कर रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? दोस्तों बहुत डिटेल हो जाएगा, फाइनल में आप जाना और ये सब अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये लिख लो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ तो रेट आपके गिर जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट गिरा तो रेट आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे भी वही बता रहा है कि ये जो बॉन्ड है यील्ड कर्व नोट, इनमें यील्ड इंक्रीज हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो। इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ तो बॉन्ड का रेट बढ़ गया, तो बॉन्ड का रेट बढ़ा तो हमारी यील्ड बढ़ जाएगी ना, हमारी कमाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और यील्ड डिक्रीजेस अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया, ठीक है। चलो, दिस इज यूज्ड टू हेज द इंटरेस्ट रेट, दिस वर्क्स लाइक एन इनवर्स फ्लोटर, ठीक है। एक बार इसके बारे में आप पढ़ लेना। दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास यूरो बॉन्ड। सर यूरो बॉन्ड का मतलब कुछ इसका यूरोप से लेना देना है, यूरो करेंसी से लेना देना है? नहीं दोस्तों, जनरली यूरो एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है। मतलब यूरो तो करेंसी तो है, एग्री विद दैट, बट फाइनेंस में, बॉन्ड मार्केट में यूरो एक जनरल टर्म है, ठीक है, जो कहीं भी यूज की जा सकती है। तो इसका यूरो या यूरोप से तो लेना देना नहीं है, पहले तो एक चीज समझ लो। सर फिर इस बॉन्ड का क्या मतलब है? इस बॉन्ड का यह मतलब है, मान के चलो यूरो बॉन्ड, ठीक है।
जो बॉन्ड कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, कंपनी, मान के चलो, ठीक है, कंपनी और एक ये इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा, कंपनी जो है वो अपनी मान के चलो लंदन में बैठी है, ठीक है। इन्वेस्टर जो हमारा है मान के चलो जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी है ना, तो यह है जर्मनी का इन्वेस्टर, ठीक है। अब जब कंपनी ने मान के चलो इस इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू किए, और किस करेंसी में इशू कर दिए, यूएसडी करेंसी में, यानी जो इसकी इन्वेस्टर की करेंसी है जर्मनी में, वो तो यूएसडी नहीं है, ये तो यूएसडी की करेंसी है ना, जर्मनी में तो चलते हैं यूरोस। अच्छा, तो अगर दोस्तों ऐसा कोई सीन है जो इन्वेस्टर की करेंसी है, हमने जो बॉन्ड इशू करी है इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर की करेंसी में नहीं है, ठीक है, कंपनी हमारी लंदन की, इन्वेस्टर हमारा जर्मनी का, और बॉन्ड्स हमारे किसी और ही करेंसी में है, यूएसडी करेंसी में है, दोस्तों दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ यूरो बॉन्ड, ठीक है। ऐसा भी होता है, कंपनीज कई करती हैं, क्योंकि क्या है ना, जो यूएसडी है वो सबसे ज्यादा जानी पहचानी या सबसे ज्यादा प्रेवलेंट करेंसी है इन द बॉन्ड मार्केट, तो मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी में इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी लंदन की, इन्वेस्टर हमारा जर्मनी का, और बॉन्ड्स हमारे यूएसडी में, ये बन जाएगा एक यूरो बॉन्ड, ठीक है। चलो एक बार ड्रॉ कर लो एग्जांपल, कर लो कर लो। अच्छा, अब इसका मतलब समझना क्या है। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड और ट्रेडेड इन अ कंट्री, है ना, तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कहां ट्रेड किए, इशू किए, जर्मनी में, यूजिंग अ करेंसी अदर देन द वन इन विच द बॉन्ड्स इज डिनोमिनेटेड। तो इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, जर्मनी की करेंसी यूरो, ठीक है, हमने बॉन्ड्स किस में डिनोमिनेट कर दिए, यूएसडी में डिनोमिनेट कर दिए, है ना। तो जो इन्वेस्टर है जहां इशू करे उसकी करेंसी अलग है, यूरो है, हमने जो बॉन्ड इशू कर दिए वो यूएसडी में इशू किए, ठीक है। दिस मीन्स दैट बॉन्ड यूजेस अ सर्टेन करेंसी बट ऑपरेट्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इशूज दैट करेंसी। तो हमने बॉन्ड इशू किए यूएसडी में, बट बॉन्ड्स ऑपरेट कहां हो रहे हैं, ट्रेड कहां हो रहे हैं, जर्मनी में। तो जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है ना, फेडरल बैंक, वो थोड़ी कोई जर्मनी में कर रहा है ट्रेड ऑपरेट, वो तो यूएस में कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है यूरो बॉन्ड का, ठीक है। जनरली ये कौन इशू करती हैं, एमएनसीज, तो सेम एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। फिर देखना, द टर्म हैज नथिंग टू डू विद द यूरो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, यूरो इज मोर जनरली यूज्ड टू रेफर टू डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक, है ना। तो आपका डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक के अगर आप बाहर जाके इशू करते हो तो वो है यूरो, ठीक है। यूरोप या यूरो से लेना देना नहीं है, समझ आया ये केस। चलो दोस्तों दोबारा से इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में भी है, तो अभी के लिए पहले इतना समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर दोस्तों आओ कुछ एक इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इंडियन बॉन्ड्स के बारे में बताओ, तो मेजरली 3 तरह के इंडियन बॉन्ड्स हैं। पहला, मसाला बॉन्ड, सर इसका नाम ही मसाला बॉन्ड है, हाँ जी, क्योंकि इंडिया की मसाला स्पाइसेस बहुत फेमस है, तो इंडिया ने क्या किया, अपने बॉन्ड्स का नाम ही मसाला बॉन्ड रख दिया, ताकि शुरू से पता चल जाए, दूर दूर से पता चल जाए ये बॉन्ड इंडिया से रिलेट करता है, एक इंडियन बॉन्ड है। अच्छा, इसमें क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड्स किस में आ रहे हैं, रुपीज में इशू कर रहे हो आप, दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोर्स कैन सेल टू इन्वेस्टर इन ओवरसीज मार्केट, है ना। तो यहां पे एग्जांपल ले लो, इंडियन कंपनी इशू INR बॉन्ड इन फॉरेन कंपनी, इन फॉरेन कंट्री, है ना। दोस्तों अगर इंडिया की कंपनी INR में बॉन्ड इशू करती है फॉरेन कंट्री में, तो वो है एक मसाला बॉन्ड, ठीक है। और हमने भी तो पहले समझा, अगर इंडिया की कंपनी यूएसडी के बॉन्ड इशू करती है आउटसाइड इंडिया, तो वो आ जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब समझ आया दोनों का मतलब, इसमें क्या है, फॉरेन करेंसी है, ठीक है,
और उसमें इंडियन करेंसी ही होगी, INR होगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द करेंसी, अगर रुपी डिनोमिनेटेड है तो मसाला बॉन्ड बन गया, अगर फॉरेन करेंसी का है तो वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये वाला फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। क्लियर है, आ जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर है एक म्युनिसिपल बॉन्ड्स, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वो यहाँ पे इशू करती हैं। फिर एक गवर्नमेंट या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, RBI, सॉवरन जो है इंस्टीट्यूशंस इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, अगर वो इशू कर रही हैं तो फिर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों नाम से ही क्लियर है। मसाला बॉन्ड क्या है, इंडिया की कंपनी INR में बॉन्ड इश्यू करती है आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्लियर है, चल दोस्तों एक बार आप पढ़ लेना, चाहिए तो एक बार ब्रेक ले लो, है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक ले लो चाहिए, फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ठीक है। चाहिए तो 5 मिनट ब्रेक लेके आओ, बॉन्ड्स हमने कवर कर लिए। इसके बाद है दोस्तों टॉपिक हमारे पास वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल स्टार्टिंग में भी आया था, है ना, मैंने तब भी बताया था आपको, मतलब समझाऊंगा। वेंचर कैपिटल क्या है, हमारे पास ना VC भी बोलते हैं इसको, है ना, VC इज वेंचर कैपिटल, है ना। अच्छा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं देखना। अच्छा, मान के चलो ये ना एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, जिसने अभी बिजनेस शुरू किया है और अपने पास एक वेंचर कैपिटल फर्म है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन होता है कि ये जो स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया उनके पास नॉलेज तो बहुत है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स इसके अच्छे हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स बोल रहा हूं, काफी अच्छे हैं, बट इनके पास ना कैपिटल नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है उस बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे से। वेल क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, सब कुछ अच्छा है इनका, बस इनके पास पैसे की कमी है। अच्छा, तो फिर पिक्चर में आती है वेंचर कैपिटल फर्म, वो क्या बोलती है, ये लो हम देते हैं पैसा, ये यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। एग्जाम्पल दोस्तों हमारा शार्क टैंक इंडिया, देखते हो शार्क टैंक, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल वही है, शार्क टैंक, है ना। शार्क टैंक पे क्या होता है, स्टार्टअप्स आते हैं, अपने अपने पिचेस लेके आते हैं, स्टार्टअप पिच कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है, फिर वो यहाँ पे शार्क्स बैठी होती हैं, है ना, जिनको हम शार्क्स बोलते हैं, तो फिर ये सुनते हैं इसकी पिचेस को, और अगर इसको अच्छा लगता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, दोस्तों एक तो ये फर्म्स इनको कैपिटल दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, है ना, और तो और दोस्तों ये इसको अदर सपोर्ट भी देती हैं, बिजनेस सपोर्ट, जैसे इनकी मार्केटिंग करने में हेल्प करती हैं, प्रमोशन करने में हेल्प करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बिजनेस क्या करें कैसे करें उसकी भी सपोर्ट करती हैं। तो अगर ये सब सीन चल रहा है, दो चीजें हैं, कैपिटल भी है और बिजनेस सपोर्ट भी है, तो यही तो होता है शार्क टैंक में। जैसे वो बड़े बड़े शार्क्स हैं, है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं देते, कैसे बिजनेस चलाओ, कैसे उसका प्रमोशन करो, कैसे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, सब कुछ उसके लिए गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो एक ये डायग्राम बना लो, है ना, वेंचर कैपिटल क्या होता है आपको समझ आएगा। इसको VC भी बोला जाता है, वीडियो कॉल नहीं है दोस्तों ये VC, है ना, इट इज वेंचर कैपिटल। चलो बना लो एक बारी, फिर आगे चलें। अब देखना वेंचर कैपिटल क्या है, जिसमें न्यू हाई रिस्क की वेंचर है, अभी नया नया स्टार्टअप है, काफी ज्यादा हाई रिस्क है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स हैं बट उनके पास एक्सपीरियंस या फिर फंड्स नहीं है ताकि वो अपने बिजनेस को चला पाए, ठीक है। तो इसके केस में हमारे पास क्या मेथड्स हैं, ठीक है, हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास ये 4 मेथड हैं दोस्तों। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, खास करके ये चारों मेथड्स, ठीक है, 4 तरह के मेथड्स हैं, देखना। पहला तो है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने हमारे इन्वेस्टर को, स्टार्टअप को इन्वेस्ट किया, उसके बदले में इक्विटी ली, ठीक है।
तो अगर स्टार्टअप ने उसको इक्विटी शेयर इशू कर दिए, जैसे शार्क टैंक में नहीं होता कि मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट करती हूँ फॉर 5% इक्विटी स्टेक या 10% इक्विटी स्टेक, है ना। या फिर कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स जो शार्क्स लेती हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि मैं 10% इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टमेंट लूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा आपके पास 1 करोड़, तो वो क्या है, हम पैसा दे रहे हैं 1 करोड़ और 10% बदले में इक्विटी उठा रहे हैं। ये क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग ही तो है, जब एक स्टार्टअप, एक कंपनी इक्विटी शेयर्स के बदले कैपिटल उठा रही है, ठीक है। तो ये कब करते हो आप, जब आपको फंड्स चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए, है ना। एक बार इक्विटी लग गई तो वो तो परमानेंट कैपिटल हो गई। तो जब हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए और अभी हम रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अभी नया नया बिजनेस है, ताजी ताजी कली खिली है, अभी तो हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि अभी तो बिजनेस ही शुरू किया है। अगर मान के चलो आप रिटर्न्स दे सकते हो, आपको पता है कि अपने पास पैसा बहुत है, फिर हम हो सकता है डेट की साइड जाएं, है ना। अभी हम पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे सकते, इसीलिए हम अभी इक्विटी फाइनेंसिंग इशू कर रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, जब आप ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन करोगे ना वेंचर कैपिटल फर्म का, 49% से ज्यादा मत इशू करना। क्यों, ताकि कंट्रोल या ओनरशिप आपके पास बनी रहे। कम से कम 51% के ओनर आप रहोगे, तो जब एजीएम होगी, कोई भी डिसीजन होगा, तो आपकी वोट्स ज्यादा चलेंगी, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। मान के चलो आपने वेंचर को अगर 60% इशू कर दी इक्विटी, तो फिर वेंचर कैपिटल ही ओनर बन जाएगी, सारे डिसीजंस ये वो उसी के हिसाब से चलेंगे, आप क्या करोगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, 49% से ज्यादा हम शेयर्स इशू नहीं करेंगे। फिर एक आ जाता है कंडीशनल लोन, मतलब हमने पैसा उठाया इन द नेचर ऑफ लोन, बट क्या कंडीशंस लगाई, देखना। इसमें हम जो रीपेबल होगा लोन, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी ऑन द जनरेटेड सेल्स। तो जैसे जैसे अपनी सेल्स होंगी, मान के चलो 1 करोड़ की सेल हुई, 10 लाख की सेल हुई, वॉट एवर इज द सेल्स अमाउंट, उसके ऊपर हम एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी वापस करते रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या फायदा है, जैसे ही हमारे पैसे आने शुरू हुए, हमें सेल आनी शुरू हुई, हम उसी कमाई में से इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट्स को भी पैसा देते रहेंगे, तो हमारे पे भी कोई सरदर्द नहीं है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज पेड, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ रॉयल्टी होगी सेल्स के ऊपर, तो यह है कंडीशनल लोन, ठीक है। अब रॉयल्टी हो सकता है 2% से 15%, किसी भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो, 15% से भी ज्यादा हो सकता है, वॉट एवर इज द सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, है ना। तो अगर 10% रॉयल्टी हमने सेट कर ली एग्जाम्पल, तो अगर मेरी 10 लाख की सेल्स हुई, तो 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख रुपए हमें वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को उसमें से देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सम वेंचर कैपिटल फाइनेंशियर्स गिव अ चॉइस टू एंटरप्राइज ऑफ पेइंग अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट which could be well above 20% instead of royalty of sales once it becomes commercially sound। तो बोल रहे कि अगर एक बार मान के चलो आपका काम चलना शुरू हो गया, है ना, अच्छी सेल्स आनी शुरू हो गई, तो फिर आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको रॉयल्टी नहीं देनी ना, क्योंकि रॉयल्टी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मान के चलो अपनी 1 करोड़ की सेल्स हो गई, तो 10 लाख रुपए थोड़ी देंगे उसको, है ना, 10%। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, हम यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट देंगे अपने डेट के ऊपर। तो जितना पैसा दिया था, हम अब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देंगे। हो सकता है इंटरेस्ट रेट हाई हो, 20% हो या ज्यादा हो, वॉट एवर इट इज, वो बात की बात है, बट हम एक बारी के लिए रॉयल्टी ऑन सेल्स को स्टॉप कर सकते हैं। समझ आया। तो कंडीशनल लोन मेजरली 2 चीजों की बात करेगा। पहला कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते, जनरली जितनी सेल्स होगी रॉयल्टी ऑन सेल्स पे करते रहेंगे वेंचर वाले को, तो 2 से 15% हो सकता है। बट कई बार हमें एक ऑप्शन मिल जाती है, जब हम एक बार कमर्शियली साउंड हो गए, अच्छा बिजनेस चलना शुरू हो गया, तो हम रॉयल्टी ऑन सेल्स को बंद करके डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट हाई हो, बट स्टिल हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। फिर एक है इनकम नोट। दोस्तों, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, जिसमें हम रॉयल्टी ऑन सेल्स और इंटरेस्ट दोनों को कोलैब करके बनाते हैं। देखना, combines the feature of both conventional loan and conditional loan। तो ये तो कंडीशनल लोन हो गया। कन्वेंशनल लोन क्या होता था, जिसमें हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते थे, है ना। द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन सेल्स बट एट सब्सटेंशियली लो रेट्स। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट भी पे करी जाओ, मान के चलो कुछ एक परसेंटेज इंटरेस्ट पे कर दिया,
यानी 5% मान के चलो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया और 5% रॉयल्टी पे कर दी, तो दोनों को कंबाइन करके भी कई बार ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब कौन सा चूज करें कौन सा ना करें, ये स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की आपस की है बात कि वो कैसे एक दूसरे को फाइनेंस करना चाहते हैं, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट होती हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर एक है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। इसमें ना 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप फेज, जब कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, जब अभी तो बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद दोस्तों एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, मतलब जब आपका काम तो चलना शुरू हो गया, बट अभी ना थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, बहुत अच्छा नहीं चलना शुरू हुआ, तो हम यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और एक बार आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया, फिर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिक्वायर्ड करेंगे पे करने के लिए। तो ये गाड़ी के स्पीड के हिसाब से चलेगा, है ना, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। तो आपका जैसा बिजनेस चलेगा उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियली कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद जब चलना शुरू हुआ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, जब आपका बिजनेस अच्छा चल गया तो फिर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। समझ आया? चलो दोस्तों, इन चारों के हेडर्स याद कर लेना। ठीक है, पाइस से भी आप याद कर सकते हो, पी से पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, ठीक है, आई से इनकम नोट, सी से कंडीशनल लोन्स, ठीक है, और ई से इक्विटी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे पाइस से आप याद कर सकते हो, पिक वॉटेवर जैसे भी आपको याद करना है आप कर लो। ठीक है, तो इनके हेडर्स आप याद कर लेना। अंदर का कंटेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो एक बार आप ये रेड वाले कीवर्ड्स पढ़ोगे, देखना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और आप ये रेड वाले कीवर्ड्स भी अगर लिख के आओगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर यहां पे हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो, फिर इसके बाद है एक डेट सिक्योरिटाइजेशन, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आईसीए बार बार पूछती रहती है ना। तो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, डेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। अच्छा, चलो दोस्तों एक बार हेडर बनाते हैं यहां पे, डेट सिक्योरिटाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों, देखना हमारे पास ना मेजरली 3-4 पार्टीज होती हैं। देखना, सबसे पहले तो हमारे पास एक होगी फाइनेंस कंपनी। ठीक है, फाइनेंस कंपनी एग्जांपल मान के चलो, हम श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, टाटा फाइनेंस है, वॉट एवर कोई भी एक्सवाईजेड फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हम लोगों को लोन देते हैं, उधार देते हैं, फाइनेंस करते हैं। अच्छा, मान के चलो हम कारों का फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने हमसे उधार ले रखा है, जिनकी गाड़ियों का हमने फाइनेंस किया हुआ है। बस बहुत है इतना, है ना। तो ये कौन है, वो लोग जिनको हमने फाइनेंस किया हुआ है। अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है, ये फाइनेंस कंपनी ने उन्होंने फाइनेंस दिया, ये इनको पेमेंट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ये नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो चल रहा था, यहां तक तो सिंपल है, ये नॉर्मल बिजनेस चल रहा है फाइनेंस कंपनी का। अब ना फाइनेंस कंपनी को अंदर से चुल मचती है, वो क्या बोलती है कि ये तो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है ना, बहुत स्लो बिजनेस चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। वो क्या करते हैं, एक काम करेंगे, इन्होंने यहां पे ना मान के चलो 1000 करोड़ के लोन बांट दिए। ठीक है, 10 करोड़ मान के चलो, 10 लाख इसका, 20 लाख इसका, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, टोटल हमने 1000 करोड़ का लोन बांट दिया। अच्छा, अब ये फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, फाइनेंस कंपनी इस 1000 लोन को, हर करोड़ को इकट्ठा करेगी, इसको पूल करेगी, है ना, और यहां पे एक एसपीवी बनाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी लिख रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल। आपकी कैप्सूल बुक में सब लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे एक बार समझो। अच्छा, तो इसने क्या किया, ये पहले तो 1000 करोड़ को पूल किया। ठीक है, इसको पूलिंग बोल देते हैं, मतलब इकट्ठा किया, एक बकेट बनाई, पूल कर दिया। फिर दोस्तों इसने एसपीवी को सेल कर दिया। ठीक है, और एसपीवी ने इसको ट्रांसफर कर दिया कैश। अच्छा, इसका मतलब अब ये जो लोन है किसके पास आ गई, ये एसपीवी के पास आ गए। ठीक है, बट ये सारे एसपीवी कैश कहां से लाएगी, इसके पास 1000 करोड़ कहां से आए। एसपीवी क्या करेगी, देखना,
ये जो इसके पास 1000 करोड़ के एसेट्स आए है ना, इसकी सिक्योरिटीज बना देगी, छोटी 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 सिक्योरिटीज बना देगी। जैसे क्या करेगी, एग्जांपल लेते हैं। अब इसने क्या किया, इसको सिक्योरिटाइज कर दिया, इसकी सिक्योरिटीज बना दी। ठीक है, सिक्योरिटीज क्या बनाई इसने, मान के चलो 1000 करोड़ है तो इसने ₹10 ईच की सिक्योरिटीज बना दी। कितनी सिक्योरिटीज बन जाएंगी, 100 करोड़ एग्जाम्पल है ना। तो इसने 100 करोड़ सिक्योरिटीज बना दी 10 रुपए की, ताकि इनका टोटल कितना हो जाए, 1000 करोड़ इसको यहां से मिल जाए। अच्छा, अब ये जो 10-10 रुपए वाली सिक्योरिटीज हैं है ना, टोटल 100 करोड़ है। अब ये बेचने निकलेगी इन्वेस्टर्स को। तो यहां पे अपने पास बैठे हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, नॉर्मल बंदे कोई भी, उनको ये सिक्योरिटीज ये यहां पे सेल कर देगी या फिर इशू कर देगी सिक्योरिटीज, और इससे कैश ले लेगी। तो बेसिकली क्या होगी ट्रांजैक्शन देखना, इन्वेस्टर्स ने 1000 करोड़ इसको दिया एसपीवी को, और एसपीवी ने 1000 करोड़ फाइनेंस कंपनी को दिया। समझ आया ट्रांजैक्शन क्या हुआ। अच्छा, अब सर इसमें अलग अलग पार्टीज को क्यों कैसे फायदा हुआ, देखना क्यों किया ऐसा, क्या किया, क्या लॉजिक था ऐसा करने के पीछे, है ना। तो पहले तो ये समझना, सबसे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या हो रही थी, इन दोनों का आपस में लेना देना हो रहा था, है ना। तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था। ठीक है, इसको ना ओरिजिनेशन फंक्शन भी बोलते हैं। ओरिजिनेशन फंक्शन, जिससे ये वाला लोन ओरिजिनेट हुआ, है ना। एक नॉर्मल फाइनेंस कंपनी है, उसने यहां पे 1000 करोड़ के लोन इश्यू किए, तो ये तो समझ आया हमें, पहले एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, फिर ये प्रोसेस देखना शुरू कहां से हुआ, इस फाइनेंस कंपनी को चुल मची, है ना, कि ये तो नॉर्मल बिजनेस मजा नहीं आ रहा करने पे, मतलब नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो इन्होंने बड़ा क्या किया, एक एसपीवी क्रिएट की। ठीक है, इन लोन्स को पूल किया, इकट्ठा किया और इसको बेच दिया। अच्छा, और इससे कैश ले लिया। तो उससे क्या हुआ, इसके पास 1000 करोड़ रुपया जो पहले लोन था, जो पहले इसके पास 1000 करोड़ के लोन थे, अब वो लोन को सेल करके इसके पास क्या आ गया, इसके पास कैश आ गया। तो फिर से दोस्तों इसके पास 1000 करोड़ आ गया। अब ये फिर से मार्केट में जाएगी, 1000 करोड़ का लोन और बांट देगी, जिससे इसका बिजनेस बढ़ जाएगा। समझ आया। तो इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लोन थे, है ना, ये तो नॉर्मल एसेट्स थे, सिंपल कमाई हुई जा रही थी, मजा नहीं आ रहा था। तो इसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उन लोन को बेच दिया और कैश ले आई। अब फिर से ये नए लोन्स बांटेगी। तो ये तो ही इसकी बात। अब एसपीवी ने क्या किया, एसपीवी ने ये कैश जनरेट करना था, तो उसके लिए टोटल सिक्योरिटीज बनाई। इसी को तो सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन बोलते हैं। ये जो डेट है, ये डेट है, इसकी यहां पे सिक्योरिटीज बना दी दोस्तों, डेट को कन्वर्ट कर दिया सिक्योरिटीज में, तभी इसका नाम पड़ा डेट सिक्योरिटाइजेशन। इस डेट का हमने सिक्योरिटीज इश्यू करके सिक्योरिटाइजेशन कर दिया। अच्छा, तो एसपीवीज ने इसकी सिक्योरिटीज बना दी, 10 रुपए ईच की सिक्योरिटी, 100 करोड़ टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, जिससे 1000 करोड़ इकट्ठा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये 1000 करोड़ कहां बेचने जाएगी, ये इन्वेस्टर्स को बेचने जाएगी, सिक्योरिटीज इश्यू करेगी और कैश ले लेगी। समझ आ। सर अब ये इन्वेस्टर्स ऐसा काम क्यों करेंगे, इनको क्या जरूरत है ये सिक्योरिटीज खरीदने की, है ना, ये कैश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मान के चलो एक्सपोजर चाहिए कार लोन में, यह है कार लोन। अच्छा, ये इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको ना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। मान के चलो उन्होंने इक्विटी भी बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, डेट में फलाना ढिमकाना हर जगह इन्वेस्ट कर रखा होता है, और अभी भी बहुत पैसे हैं। तो ये अपने रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को डिवाइड करने के लिए मान के चलो कार लोन में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि ये डायरेक्टली इसको लोन दे दें, बट अब ये फाइनेंस कंपनी थोड़ी है, वो तो ये है, तो ये इस बिजनेस में नहीं आना चाहते, तो इसलिए ये डायरेक्ट लोन तो नहीं दे रहे। तरीका क्या है दोस्तों, थ्रू दिस एसपीवी। तो ये क्या करेंगे, ये सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, जिससे इन सिक्योरिटीज की मदद से इनडायरेक्टली वो
इन कार लोन बिजनेस में आ जाएंगे, उनका एक्सपोजर हो जाएगा इस कार लोन में, ठीक है। और इनका रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि देखोगे 1000 करोड़ है, कितने ही सारे लोग हैं जिनको कार लोन दे रखा है, तो उसमें से एक सिक्योरिटी बनी है ना, तो रिस्क बहुत कम है। तो इनको यहां से कमाई होगी, है ना, जो यहाँ पे ये पेमेंट्स करेंगे इंटरेस्ट वगैरह, वो अब जाएगी एसपीवी को, तो इसके ऊपर जो कमाई होगी वो इन्वेस्टर्स को बांट दी जाएगी। समझ आया दोस्तों कैसे बिजनेस चल रहा है। अभी एसपीवी को क्या फायदा है, अच्छा एसपीवी ने 1000 करोड़ यहां से लिया, यहां अरेंज किया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एसपीवी इसको कम पैसे ट्रांसफर करे, है ना, हमने यहाँ पे 1000 करोड़ माना, हो सकता है इसको 980 करोड़ ही दे, तो 20 करोड़ यहाँ पे एसपीवी की कमाई हो गई। तो एग्जाम्पल ऐसे करके सब पार्टीज का यहाँ पे फायदा हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन चलती है, ये टर्म चलती है जिसका नाम है डेट सिक्योरिटाइजेशन। क्लियर है, समझ आया दोस्तों अच्छे से। एक बार ये डायग्राम बना लो, अब देखना आप सारी जिंदगी नहीं भूलोगे क्या होता है डेट सिक्योरिटाइजेशन। आओ मैं एक बार हाईलाइट कर दूं पार्टीज, ये फाइनेंस कंपनी, ठीक है, ये अपनी एसपीवी और ये अपनी हो गई इन्वेस्टर्स, ठीक है। और अगर मैं अब इसके फंक्शंस को करूं, है ना, प्रोसेस को करूं, सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस में आएगा ये ओरिजिनेशन फंक्शन, ठीक है, जिसमें चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद ये पूलिंग फंक्शन, जिसमें हमने पूल करके चीजों को उधर बेचा, ठीक है। तीसरा आ गया ये सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें हमने सिक्योरिटीज बना के इन्वेस्टर्स को सेल करी, ठीक है। एक बार ये डायग्राम बना लो, देखना अभी आपको रीड करवाऊंगा कैप्सूल से, चीजें आपको बहुत अच्छे से यहां पे समझ आ जाएंगी। चल पहले एक बार ये डायग्राम बनाओ, मजा आ रहा है ना दोस्तों। अब हम सब कुछ सीखेंगे क्या है कैसे। अच्छा अब एक चीज का आंसर देना दोस्तों, अगर मान के चलो ये सिक्योरिटीज ना क्रिएट की होती तो कोई ऐसे 1000 करोड़ डायरेक्टली थोड़ी इन्वेस्ट करेगा, है ना। यहां पे भी कितने सारे इन्वेस्टर्स होंगे, कितने सारे, जो यहाँ पे 100 करोड़ सिक्योरिटीज खरीद के 10 रुपए एच की 1000 करोड़ जुटाएंगे, है ना। वरना ये इलिक्विड है, ऐसे इनको बेचा नहीं जा सकता। हमने इसकी सिक्योरिटाइजेशन करके, सिक्योरिटीज कन्वर्ट करके इसको लिक्विड कर दिया, इसकी लिक्विडिटी बढ़ा दी। समझना आप, आओ कैप्सूल पे। सिक्योरिटाइजेशन क्या है, इन विच इलिक्विड एसेट्स, है ना, तो हमारे केस में लिक्विड एसेट्स क्या है, कार लोन्स, आर पूल्ड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझ आया, हमने कार लोन को पूल किया, इकट्ठा किया और इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। अब देखना आपको ये लाइन कितने अच्छे से समझ आई, पहले पढ़ा था आपके ना सर से ऊपर से निकल जाती, है ना। हमने अच्छे से समझ लिया क्या है सिक्योरिटाइजेशन, कैसे होता है। अब आपको ये चीज समझनी बहुत आसान है, दोबारा देखना। सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच illiquid assets are pooled into marketable securities, ठीक है, that can be sold to investors, ठीक है। The process leads to the creation of financial instruments that represent ownership interest in or are secured by a segregated income producing asset or pool of assets। तो क्या बोल रहे हैं, इसकी वजह से कुछ एक सिक्योरिटीज बन जाएंगी, जो हमने सिक्योरिटीज क्रिएट की, उसकी बैकिंग क्या है, कार लोन्स है, सिक्योर्ड बाय द कार लोन्स है ना। और वो जो कार लोन्स हैं एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है, टाइम टू टाइम प्रिंसिपल रिपेमेंट्स होती हैं, तो उसी इनकम से दोस्तों हम अपने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न देंगे, ठीक है। दीज आर जनरली सिक्योर्ड बाय पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी सच एज ऑटोमोबाइल, जैसे हमने कार लोन लिया, रियल एस्टेट लोन्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इसको मैंने आपको ऑलरेडी डायग्रामेटिकली समझा लिया है, यहाँ पे ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, वही सब जो एग्जाम्पल में समझा के आऊं ये आप पढ़ लेना। अच्छा अब दोस्तों इसका पहले प्रोसेस देखते हैं, फिर एडवांटेजेस कवर करेंगे। पहले प्रोसेस देखो, पहले है ओरिजिनेशन फंक्शन। ओरिजिनेशन फंक्शन मैंने बताया कि जब नॉर्मल फाइनेंस कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, हमारी सिक्योरिटीज, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, फाइनेंस कंपनी क्या कर रही है, बोरोअर्स को लोन दे रही है, लोन क्रिएट कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। फिर आ गया पूलिंग फंक्शन, हमने क्या किया, जो सिमिलर टाइप ऑफ लोन्स हैं उनको इकट्ठा किया, पूल किया, कोलैब किया, ठीक है,
और इसको पूल को ट्रांसफर कर दिया इन द फेवर ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। फिर आ गया सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन, कि जो हमारी एसपीवी है उसने क्या किया, उस पूल ऑफ एसेट्स को छोटी छोटी सिक्योरिटीज में डिवाइड कर दिया, उसकी सिक्योरिटीज क्रिएट कर दी, और फिर वो इन्वेस्टर्स को हम वो सिक्योरिटीज सेल आउट कर देंगे। समझ आया दोस्तों? तो ये है प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसी पूछती रहती है, तो आपको वो डायग्राम एक बार अच्छे से कवर कर जाना, प्रोसेस देखना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इसके एडवांटेजेस देख लो। अब जैसे फाइनेंस कंपनी को क्या एडवांटेजेस हैं, इसको फंड्स रेज हो जाएंगे, है ना, एसपीवी ने कैश भेज दिया, फंड्स आ गए, और इसके लोन्स खत्म हो जाएंगे बैलेंस शीट से, है ना। हमने क्या किया, लोन बेच दिए, लोन कैंसिल कर दिए, और उसकी जगह पे फंड्स रेज कर लिए, ताकि हम डिसबर्स कर सकें फर्दर लोन्स, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि अब एसपीवी ने जब फाइनेंस कंपनी को कैश दे दिया, तो अब फाइनेंस कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से दोबारा यहां पे और लोन बांट सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के पास क्या एडवांटेजेस हैं, इनके पास एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ गई इन अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ कार लोन्स, जो कि एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकती है टू अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कार लोन्स में, तो इन सिक्योरिटीज के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके पास उनके पास एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों ये प्रोसेस ऐसा कैरी किया जाता है कि जो ओरिजिनल डेटर्स हैं, जो कार लोन बोरोवर्स हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस क्या फर्क पड़ेगा, आगे वो फाइनेंस कंपनी को रीपे कर रहे थे, अब वो एसपीवी कंपनी को रीपे करेंगे, दैट्स इट, है ना। तो ये एडवांटेजेस थी, ये भी बार आप पढ़ लेना। तो अगर क्वेश्चन आए सिक्योरिटाइजेशन का, तो पहले आप ये बेसिक समझा सकते हो क्या है कैसे है, और अगर वो प्रोसेस पूछे तो आप ये 3 लिख सकते हो। देखना आपके 4 के 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। समझ आया दोस्तों? चलो, तो इतना था सिक्योरिटाइजेशन, हमने बहुत अच्छे से कवर किया। चलो दोस्तों, अब कवर करते हैं लीजेस को, ठीक है। आई नो बहुत हैवी हो रही क्लास, बस इतने कवर करेंगे, ये लास्ट है, यहाँ पे आज की क्लास एंड कर देंगे, बाकी हम कल कवर करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, लीजेस क्या है, आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, आपको ऑलरेडी पता है लीजेस क्या है। लीजेस क्या होता है कि एक लेसर है, एक लेसी है, ठीक है। लेसर के पास एसेट होता है पहले, चलो कॉपी पे करें, आओ अब नेक्स्ट आओ लीजेस। लीजेस में क्या ट्रांजैक्शन है, एक यहां पे लेसर है, एक यहां पे लेसी है, ठीक है। अच्छा, इसके पास ओरिजिनली यहां पे एसेट पड़ा होता है, जो वो यहां पे लीज कर देता है लेसी को, है ना। ओनर ऑफ एसेट दोस्तों यही है, बस इसने लीज कर दिया है लेसी को यूज करने के लिए। तो ये लेसी क्या है, इसको इसके बदले में क्या पे करेगा, लीज रेंटल्स पे करेगा, लीज रेंटल्स पे करेगा। तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है लीज की, है ना। चलो, अब लीज दोस्तों मेजरली आपके सिलेबस में क्या है लीजेस के बारे में, हमारे पास में मेजरली एक डिफरेंस है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का। अच्छा, अब दोस्तों फाइनेंस लीज में क्या होता है, मान के चलो ये एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, ठीक है, और हमने ये जो लीज करने के लिए दे दिया, इसको 5 इयर्स के लिए दे दिया, भाई तू पूरा यूज कर ले, है ना। तो अगर देखा जाए ये ट्रांजैक्शन कैसी है, ये एक फाइनेंस लीज की ट्रांजैक्शन है। जब हमने ये एसेट सारा का सारा उसको यूज करने के लिए दे दिया, है ना, बस ये एक ही लेसी, एक ही बंदा इसको यूज करेगा, और हमारे सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे सारे सालों के लिए, इधर से ही हम कमाई करेंगे, सब कुछ यही है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी है, अभी पढ़ाता हूं, बट पहले एक बार हाई लेवल पे समझो। अच्छा, और अगर दोस्तों ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें 5 इयर्स की लाइफ है, हमने सिर्फ अभी इसको दिया है लीज कर 1 साल के लिए, 1 ईयर, फिर हम दोबारा से कल को किसी और को दे देंगे, मान के चलो 2 इयर्स के लिए, फिर दोबारा से किसी और को दे देंगे 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए दोबारा, है ना। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हम पूरी लाइफ के लिए एक ही बंदे को नहीं दे रहे हैं, तो एक हिसाब से ये है आपकी ऑपरेटिंग लीज। दोस्तों सिर्फ ये एक क्राइटेरिया बता रहा हूं अभी मैं, डिफरेंशिएट करने का फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज को, अदर क्राइटेरियाज भी हैं, अभी बताऊंगा, बट पहले एक बार आप ये ड्रॉ कर लो, है ना, ताकि आपको चीजें फटाफट से बाद में रिवाइज हो जाएं।
चलो ड्रॉ कर लो ये। चलें अब आगे आओ। अब देखना फर्क देखते हैं ऑपरेटिंग लीज यहां पे और फाइनेंशियल लीज का क्या फर्क है। देख, द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू लेसी। तो क्योंकि हमने 5 सालों के लिए यूज करने के लिए दे दिया उसको, जितनी उसकी लाइफ थी सारी की लाइफ यूज करने के लिए दे दिया, तो जो भी रिस्क है एंड रिवॉर्ड्स हैं इंसिडेंट टू ओनरशिप वो लेसी के पास है। बट यहां पे सिर्फ हमने उसको यूज करने के लिए दिया है कि भाई तो यूज कर ले, जो रिस्क है ओनरशिप का वो लेसर के पास ही रहता है। समझ। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसको आप अच्छे से कवर कर जाना, ठीक है। ये भी डिफरेंस आईसीए बहुत बार पूछती रहती है, तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। द लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। अगर लेसी ही अब बन चुका है, इसके पास सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आ गए, तो जो ऑब्सोलेंस का रिस्क है वो भी किसके पास है, लेसी के पास ही है। बट यहां पे लेसर के पास होता है ना, क्योंकि रिस्क अगर लेसर के पास ही है तो ऑब्सोलेंस का रिस्क भी लेसर के पास है, ठीक है। फिर यहां पे द लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल्स एंड नॉट इन द एसेट। ये लीज एक हिसाब की नॉन कैंसिलेबल होती है बाय ईदर पार्टी, है ना, क्योंकि जब हमने उसको 5 सालों के लिए यूज करने के लिए दे दिया और 5 साल उसकी लाइफ है, तो मतलब हमने उस एसेट को त्याग दिया है। हमें पता है वो एसेट तो कभी वापस आना ही नहीं है, तो हम वो एसेट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इंटरेस्टेड है लीज रेंटल्स में। जो पैसा हमें मिल रहा है उस लीज से उसी में इंटरेस्टेड है ना। और ये नॉन कैंसिलेबल है, एक बार आपको लीज कर दिया तो सारी जिंदगी जितनी भी उसकी एसेट की लाइफ है आप ही उसको यूज करोगे और बदले में हमें उसके लीज रेंटल्स आप लोग पे करते रहोगे, ठीक है। बट यहां पे दोस्तों कैंसिलेबल है ना, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए दी है ना, 1 साल के लिए दी है। तो अगर आप कैंसिल कर दोगे, देखना, तो अगर आप यहां पे ये वाली लीज कैंसिल भी कर दोगे मान के चलो, तो लेसर दोबारा से किसी और को लीज कर देगा। इसने कैंसिल कर दी, किसी और को लीज कर देगा, तो इसके पास ऑप्शन रहता है ना। तो यहां पे इसकी एसेट के ऊपर बहुत हाई स्टेक है। अगर एसेट अच्छा रहेगा तभी तो किसी और को देगा, तभी किसी और को देगा। तो इसमें हमें एसेट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहां पे हमें सिर्फ लीज रेंटल से मतलब है, सारी जिंदगी तो यही यूज करने वाला है, ये अपने आप एसेट को संभाल ले, हमारी टेंशन नहीं है वो, हमें बस लीज रेंटल्स देता रहे और कैंसिल नहीं करना बेटे, अब 5 साल के लिए यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है फाइनेंस लीज। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, द लेसर एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ओनली एज फाइनेंशियर, ही डज नॉट बियर कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ऑपरेशन। इवन अगर रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करनी है, वो भी लेसी करवाएगा ना यार। लेसर को एसेट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ लीज रेंटल्स चाहिए। बट यहाँ पे लेसर को सारी सिर खपाई करनी पड़ती है, एसेट लेसर के है ना, लेसर को बाकियों को भी बेचना है, तो यहाँ पे हमें रिपेयर मेंटेनेंस पूरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। द लीज इज यूजुअली फुल पे आउट, एक सिंगल लेसी ही आपको सब कुछ पे कर देगा। बट यहाँ पे नॉन पे आउट है, हमें मल्टीपल लोगों को उस एसेट को लीज करना पड़ता है, फिर हमें जाके उसकी रिकवरी होती है। समझ आया दोस्तों। तो हाई लेवल पे ये 5 पॉइंट्स, ठीक है, आईसीए आपसे टेस्टिंग करता है, तो आप भी ये 5 पॉइंट्स कवर कर लेना। देखना आपका आंसर अगर ये क्वेश्चन आया बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हमने काफी कुछ कवर किया आज, जो भी कवर किया है उसको एक बार देख के आओ, रीड करके आओ, है ना। चाहिए तो थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक की जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मैं बैठा हूं, आपको और जेनरिक वीडियोस से मैं सब ज्ञान देता रहूंगा, ठीक है। चलो लेट्स एंड दिस क्लास टुडे दोस्तों, यहां तक आप एक बार पढ़ के आओगे, यहां से हम कल से कवर करना शुरू करेंगे। चलो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहो, सीए की तैयारी अच्छे से करते रहो। चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर द टाइम, बाय बाय।